जियो न्यूज़ की इस खसूसी नशरात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। जियो न्यूज़ मुसलसल आपको आगाह कर रहा है किस तरह से नशरियात के अंदर हक़ाइक़ सामने लेकर आए जा रहे हैं। भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पिछले चंद घंटे में ऐसी खबरें फैलाई गई हैं जिसके मुताल्लिक किसी भी ज़रिए से तस्दीक नहीं हो सकी है। आज के दिन भारत की जानिब से बेशतर ड्रोन पाकिस्तान भेजे गए और मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पाक फ़ौज ने वो ड्रोन्स तबाह कर दिए और इसके बावजूद भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए हैं, जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए ने, पाकिस्तान के अफवाज के तर्जुमान ने झूठा प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ करार दिया है। इस मौजूदा सूरत हाल में भारत को कई ममालिक की जानिब से बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना भी है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भारत के आला हुकाम से राबिता करके अमन कायम करने की कोशिशों पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ बराह रास्त बातचीत पर जोर दिया गया है, लेकिन भारत अभी तक इस तरह के रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें इश्तियाल अंगेज़ी और जहरियत का रास्ता अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान भारत की इस जहरियत का इससे पहले जवाब दे चुका है। उनके तैयारे गिराए गए, ड्रोन्स मार गिराए गए, मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत की जानिब से मुसलसल ऐसे इक़दाम और ऐसे हमले किए गए हैं जिसमें पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है। मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज़ में मिसाइल गिराए गए, मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया और आज ड्रोन्स के ज़रिए से मुख्तलिफ मकामात पर खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की गई है। इस नशरियात में हमारे साथ शहजाद इकबाल, हामिद मीर और रीमा उमर शामिल हैं। उनसे हम इस सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। शहजाद साहब, अभी तक की जो मालूमात हमारे सामने है और इससे मुताल्लिक भारत का जो प्रोपेगेंडा जारी है, पाकिस्तान इसका फौरी तौर पर तो जवाब दे चुका है, लेकिन एक बात शायद बहुत अहम है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सक रही है कि जिस तरह पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंच रहा है या उसको ख़तरा है, अगर भारत ही का तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो फिर भारत पे भी सिविलियन आबादी को नुकसान हो सकता है। उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आए जा सकते हैं। तो आलमी बिरादरी जो अब तक दबाव डाल रही है भारत पर या भारत से मुतालबा कर रही है कि वो अमन कायम करने के लिए इक़दाम करे और भारत ऐसे इक़दाम करने पर राज़ी नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ से आगे जाने का रास्ता आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया जुनैद। मेरे ख्याल से हमारी फिलॉसफी बड़ी वहां पे सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाना, ये तो मेरे ख्याल से सबसे सॉफ्ट टारगेट हो सकता है किसी भी जंग में या जारियत में आप जो है सिविलियन आबादी को निशाना बनाए, तो वो तो हदफ है ही नहीं हमारा। आज मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि जब हम टारगेट करेंगे, अगर करेंगे तो हम वहां जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको करेंगे, क्योंकि हमारा दिफा उनके अगेंस्ट है। इसी तरीके से अभी कुछ देर पहले शाहजीब साहब के प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब थे, उन्होंने भी कहा कि हमने तो किसी सिविलियंस को निशाना बनाना ही नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब मसला ये जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिफारती तौर पे नाकामी हुई है भारत को, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तस्लीम नहीं किया गया। मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स जो है वो ये बता रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को, ब्लूमबर्ग को। इसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी अगर आप देखें तो जो उनका बयानिया था, जिस तरीके से वो चाहते थे कि पाकिस्तान की बदनामी हो, कोई एक इंटरनेशनल पेपर उठा के देख लें, वो ये नहीं कर रहा है। वो सवाल कर रहा है, वो उल्टा भारत से सवाल कर रहा है। इवन ये जो एक लिमिटेड उनका अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, उसमें भी आप देखें जो दावे पाकिस्तान कर रहा था कि हमने उनके जहाज गिराए हैं, वो कह रहे थे ऐसा नहीं हुआ है, हमारे दावे इसमें दुरुस्त साबित हुए हैं। तो अब इंडिया ने जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाना शुरू की है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। मतलब पिछले कुछ 1 घंटा या 1.5 घंटे में उन्होंने हमारे 3 तैयारे गिरा दिए हैं, उन्होंने हमारे पायलट्स को जो है वो अपने हिरासत में ले लिया है और बड़े बड़े किस्म के दावे कर रहे हैं कि हमने लाहौर में, सियालकोट में सैकड़ों की तादाद में जो है बमबारी की है, मिसाइल फेंके। अब आप लोग बता दें, लाहौर सियालकोट मेन हमारे मेन लैंड है, वहां पे क्या एक्टिविटी हुई है? जब एक्टिविटी हुई थी मेरे ख्याल से हमने पहले ही बता दिया था कि 8-9 मकामात पे उन्होंने हमला किया। हमने बताया मसाजिद को उन्होंने जो है निशाना बनाया। छुपाना होता तो वो बात भी छुपा सकते थे। तो मेरे ख्याल से इस सच और झूठ की जंग में हर मुल्क अपनी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो तरीका है गेज करने का वो यही है कि हमने जब पहलगाम मामला था, हमने कहा आप तहकीकात करा लें। हमने सिविलियंस आपने आके मारे हैं, किसी दहशतगर्द को नहीं मारा, हमने इसकी ऑफर की कि आप इसकी भी तहकीकात करा लें। आपने कहा अमृतसर में हमने कल हमले किए हैं जिसको आपने नाकाम बनाया। हमने कहा कि आप दिखा दें कि कौन से हमारे मिसाइल वहां पे गिरे हैं, ड्रोन गिरे हैं, क्योंकि हम तो सुबह से 29 ड्रोन दिखा चुके हैं और डिफरेंट मकामात पे आपको पता है वीडियोस आ जाती हैं
तो उन्होंने किसी किस्म का वीडियो एविडेंस नहीं दिया है। और अब वो इस हद तक अपनी इंफॉर्मेशन को, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको लिमिट करना चाह रहे हैं कि एक तो चैनल्स तो उन्होंने पहले हमारे बंद कर दिए, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिए। अभी जो एक्स है उसने ये पोस्ट किया है कि एक्स को इंडियन अथॉरिटीज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिसीव हुआ है कि 8000 अकाउंट्स को इंडिया में बैन किया जाए, बंद किया जाए उनको, जिसमें न्यूज आउटलेट्स के अकाउंट भी हैं और प्रोमिनेंट एक्स यूजर्स के अकाउंट है। इसका क्या मतलब है? और इनफैक्ट धमकियां दे रहे हैं पेनल्टीज की और इम्प्रिजनमेंट की कंपनी एम्प्लॉइज को। तो आप ये सोचें कि इंडिया ये चाहता है कि जो इंफॉर्मेशन उनका मीडिया दे रहा है, जो कि बजाय बहुत ही झूठी इंफॉर्मेशन लगती है, डिसइंफॉर्मेशन है, वो अपनी आवाम तक फैले, बाहर से कोई इंफॉर्मेशन ना आए। और सुबह से हम इस पे तज्जिया कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान तो कल से कह रहा था कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन हमने कल रात को रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्यों किया ड्रोन पे हमला, ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान पे, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि कल से अगर आप देखें इंटरनेशनल आउटलेट्स हो, फ्रेंच ऑफिशियल्स हो, अब तो यूएस ऑफिशियल्स भी जो है वो कह रहे हैं कि भारत के जहाज गिरे हैं, राफेल तैयारा गिरा है, बाकियों की तहकीकात जारी है। तो मेरे ख्याल से अब वो पूरी एक कहानी जो बना रहे हैं उसमें वो चाहते हैं 2019 का हिसाब भी बराबर किया जाए, जो 2 दिन पहले उनके साथ हुआ उसका हिसाब भी बराबर किया जाए, तो वो दिखा सके कि हमने भी इनके तैयारे गिराए हैं और हमने साथ साथ उनका पायलट भी कैप्चर कर लिया है। तो अगर पायलट है अभिनंदन की तरह सामने आ जाएगा, हम भी वाघा बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए, जैसे वो लोग पहुंचे थे अभिनंदन को क्लेम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से सच और झूठ में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हामिद मीर साहब, कोई हवालों से ये बात सामने आ रही है कि भारत में एक तो मीडिया जिस तरह से सामने ला रहा है ऐसी बात है जिसका सच से ताल्लुक नहीं साबित हो पा रहा, और फिर कई ऐसे सहाफ़ी जो माजी में किसी दौर में शायद मुस्तनद तरीके से खबर सामने लाते हों, बदकिस्मती से वो भी ऐसी खबरें सामने ला रहे हैं जिनको या तो फेक न्यूज़ कहा जाए या फिर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनके दावों की, उनकी उस खबर की तस्दीक नहीं हो पा रही। माजरत साहब, एक जुमला सिर्फ मैं ऐड कर दूं, एक चीज मैं भूल गया था। एक हमारे डीजीआई स्क्वायर ने अभी जो प्रेसर की है उसकी उन्होंने एक एआई भी बनाई है, और आप वो खुद सुन लीजिए तो देख लीजिए, और मेरे ख्याल से हंसने के लायक है वो, और कुछ नहीं है। हामिद मीर साहब जी, वो जुनैद साहब, आपने जो सवाल किया है ना, तो मैं आपकी एहतियात पसंदी पे मुस्कुरा दिया हूँ, बल्कि थोड़ा सा मैं हल्के से म्यूजिक के साथ थोड़ा हंसा भी हूँ, क्योंकि ये जो आपने जिस जर्नलिस्ट की तरफ जिक्र किया है, मुझे पता है वो आपकी भी दोस्त हैं, हमारी भी बड़ी पुरानी मेहरबान है। तो उन्होंने असल में ये एक्स पे एक ऐलान किया है कि पाकिस्तान का एक पायलट जो है वो इंडिया की कस्टडी में है। तो वो सिर्फ वो नहीं है, और भी हमारे बहुत से जो पुराने जानने वाले हैं इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल हैं, तो उन्होंने भी ये दावा किया। अच्छा, अब मेरे साथ आज हुआ यह है कि मेरा एक्स अकाउंट जो है वो इंडिया में आज उसको बैन कर दिया गया है। तो लेकिन मैंने उस पर अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट किया कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो जिसने ये ऐलान किया ना, जिस जर्नलिस्ट ने, कि पाकिस्तान का एक पायलट जो है वो हमारी कस्टडी में है, तो मैंने उस पर ये कमेंट कर दिया, गालिब के एक शेर का मिसरा लिख दिया कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो उस पर मुझे फोन आ गया अभी थोड़ी देर पहले, ये आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक फोन आ गया। तो उन्होंने कहा, भाई आपने कैसे देख लिया हमारा ट्वीट, क्योंकि आप तो इधर बैन है इंडिया में। मैंने कहा मैं बैन हूँ इंडिया में, लेकिन आपका तो इधर बैन नहीं है ना अकाउंट। तो मैंने देख लिया उस पर। तो मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला है? तो उन्होंने कहा, मुझे भी मिडिल ईस्ट से किसी ने फोन करके बताया कि ये आपने ये कमेंट किया है। तो उन्होंने पूछा बहुत मासूमाना अंदाज में, क्या वाकई पाकिस्तान का पायलट नहीं पकड़ा गया? मैंने कहा, भाई अगर पायलट पकड़ा गया है तो आप को तकरीबन 30 साल से जर्नलिज्म में है, और 25-26 साल से तो मैं आपको जानता हूं। तो आपने अपने सोर्स से कोई पूछा कि नाम क्या है उस पायलट का, कोई उसकी तस्वीर बता दे। हमने तो अभिनंदन की तस्वीर क्या, वीडियो पेश कर दी थी आपको। तो अगर आपने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया है तो आप उसकी तस्वीर बता दें, उसका नाम बता दें। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर हम पता करके बताते हैं। यानी कि इससे अंदाजा लगाएं कि उनका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें कि उनको किसी ने फीड किया कि हमने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, और उन्होंने वो ठोक दिया एक्स पर, उन्होंने स्टेटमेंट बना के ठोक दिया।
और बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो यही काम कर रहे हैं और उनके चैनल्स भी यही काम कर रहे हैं। हामिद भाई, आप थोड़ी देर इंतजार करें, आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, क्योंकि अब इससे थोड़ी देर पहले उनके बड़े बड़े सहाफियों ने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें पाकिस्तान के DGISPR का बयान है और उसके ऊपर वॉइस सुपर इम्पोज की हुई है, उनकी आवाज़ AI के जरिए, जिसमें वो कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ जी हमारे तैयारे गिर गए। तो थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि एक पायलट की भी वीडियो आ रही हो कि यार ये जी पाकिस्तानी पायलट है। अब जिस तरह से उनकी जानब से खबरें सामने लाई जा रही है, ऐसा मुमकिन भी है। टेक्नोलॉजी है शाहिद साहब, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई दफा हो चुका है कि मेरी एक तस्वीर होती है और वीडियो होती है मेरी मूविंग, लेकिन उसमें जो आवाज मेरी होती है वो फेक होती है और मैं उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा होता हूँ जो मैंने नहीं कहा होता। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन लोग बड़ी वन गो में ही एक दफा सुनते ही उनको पता चल जाता है ये झूठ है। इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि झूठ जो है उसको नैरेटिव बना लिया है इंडियन सहाफियों ने भी, मीडिया ने भी, इंडिया की हुकूमत ने भी, और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी तादाद में ये हो रहा है, क्योंकि 2-3 के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब वो भी ये कर रहे हैं। इससे आप इखलाकी दिवालियापन का अंदाजा लगाएं। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि झूठ के पांव नहीं होते। तो अब ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है, तो उम्मीद है कि कोई इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर या इंडिया का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी अब CNN या BBC पे जाएगा और वहां पे जाके वो कहेगा कि हाँ जी हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया है। तो मुझे उम्मीद है कि उनसे भी ये पूछा जाएगा कि इसकी एविडेंस पेश करो, चलो उसकी तस्वीर दिखा दो, चलो तस्वीर नहीं दिखाओ उसका नाम तो बता दो। तो अब हम भी आपके जरिए अपने भारतीय मेहरबान जो हैं, कदरदान हैं, उनसे बहुत ही आजिज़ाना तरीके से ये विनती करते हैं कि प्लीज आपने जो पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया है उसकी तस्वीर ना दिखाएं, नाम ही बता दें भाई अगर कोई नाम है उसका, और अगर उसका कोई नाम नहीं है तो फिर दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल बहुत ही अच्छा है। हामिद मीर साहब, रीमा उमर साहिबा, आप बैनुल-अक़वामी क़वानीन को भी देखती हैं, माहिर कानून हैं, लेकिन जो सियासी और मुल्की मामलात हैं उस पर भी आपका तजर्बा है। जिस वक्त जंग की बात होती है तो बहुत से कवानीन का हवाला तो दिया जाता है, लेकिन जो भी मुल्क जंग में दाखिल होते हैं वो उन कवानीन को खातिर में नहीं लाते। लेकिन पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ रखा है कि भारत मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और फिर फेक न्यूज़ का भी दौर दौरा है, उसका भी सहारा ले रहा है। इस सूरत में क्या होना चाहिए, बावजूद इसके कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम ममालिक के आला हुकाम भारत से और पाकिस्तान से राबते में हैं, फिर भी ये कशीदगी ख़त्म नहीं हो पा रही और उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस वक्त भारत की नज़र आ रही है, चूँकि वो गैर ज़िम्मेदारी के ज़रिए से जारहियत पर मबनी इक़दामात करता चला जा रहा है। जी शुक्रिया जुनेद। मेरा ख्याल है बार बार ये दोहराना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, बल्कि कानूनी तौर पे भी जो भी भारत कर रहा है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। कल भी इस पे हमने बात की थी कि भारत का शुरू से जो क्लेम था कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उन्होंने ये बयानिया बनाया है कि जो कश्मीर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में अटैक हुआ टेररिस्ट, उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था, तो उनका कोई राइट बन जाता है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंटरनेशनल लॉ इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, सिविलियंस को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया, ये भी हर तरह के इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ओपन वायलेशन है, ब्लेटेंट वायलेशन है। कल जब हमने बात की थी तब ऐसा तासुर दिया जा रहा था भारत की तरफ से कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो गया है, अब वो मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि उसमें भी वो एक झूठ निकला, और आज फिर हमने आज सुबह और अब आज शाम को वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के बड़े शहरों पे, लाहौर पे कह रहे हैं, सियालकोट पे कह रहे हैं, अटैक किया है। अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें, ये एक कंसिस्टेंसी दिखाता है कि ये वन ऑफ अटैक नहीं था, वन ऑफ स्ट्राइक नहीं थी, इसमें एक कंसिस्टेंसी है। ये मेरा ख्याल है सिचुएशन को बहुत ज्यादा एस्केलेट कर देता है। आर्म्ड अटैक शुरू से था, एक कंटेन्ड अटैक शुरू से था, लेकिन अब उसका जो पैरामीटर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, और अभी तक इसका जो पूरा बर्डन है वो भारत पे जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने
बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ डिफेंसिव एक्शन लिया है एज ऑफ नाउ। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल से भी अगर कोई एक्शन लिया है वो मिलिट्री को टारगेट बनाया है, सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाया। एक मुझे जो इशू है वो है जिस तरह से हमारी हुकूमत इसको फ्रेम कर रही है। अभी शाहजेब के शो पे मैं सुन रही थी, अता तारर साहब थे, वो बहुत कंफ्यूज कर रहे थे कि हमने पहले डिफेंसिव एक्शन लिया, अब हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। बदला लेना, रिटेलिएट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये एक जो आसान सा फ्रेमवर्क है उसको बहुत कॉम्प्लिकेट बनाता है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपने राइट टू डिफेंस को डिफेंस के तौर पे ही आर्टिकुलेट करें। बदला, राइट टू रिस्पॉन्ड, रिटेलिएशन, पनिशमेंट इस तरह ना बयान करें, क्योंकि वो राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। तो आप इस तरह फ्रेम कर सकते हैं कि क्योंकि तसलसल से अटैक्स हो रहे हैं, आपको अभी भी खतरा है कि मजीद अटैक होगा अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आता है, लेकिन रिवेंज या राइट टू रिस्पॉन्ड या रिटेलिएशन ये मेरी नजर में नहीं आती। ये पहली बात। दूसरी, जब ये आप कह देते हैं कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एग्जिस्ट करता है, मेरा ख्याल है, और ये मैं बहुत कॉशियसली बात करूंगी, कि मेरा ख्याल है अभी भी सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये बात तो कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग पीस चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड लार्ज ये कहना कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, वो एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो लोग बहुत डर डर के लेते हैं। लोग सेल्फ सेंसर करने लग गए हैं, और बाय एंड लार्ज जो लोग मीडिया पे या सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि एक पेट्रियोटिक पोजीशन, या अगर आपके दिल में दर्द है, तकलीफ है, गुस्सा है आपको भारत पे, तो सिर्फ यही पोजीशन है कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है मिलिटरीली। इस पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि आई होप कि हम ये रूम ओपन रखें, कि जो लोग ये पोजीशन आर्टिकुलेट करते हैं कि उनकी नज़र में पाकिस्तान को ही ज़्यादा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करता है, तो उनके पेट्रियटिज्म को या उनकी भारत जो इस वक्त कर रहा है, ये ना समझा जाए कि उनके लिए वो पॉलिजेटिक मतलब या पॉलिजिया बना रहा है, या वो भारत को कसूरवार नहीं समझता, या वो समझता है भारत और पाकिस्तान इक्वली कसूरवार है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान सकते हो कि भारत ने शुरू से अग्रेशन दिखाई है। भारत एक रोग स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है। वो हर तरह के फ्रंट पे, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मिलिट्री हो, सिविलियंस पे अटैक हो, वो ये सब चीजें कर रहा है। वो कानून को नहीं मानता, वो बैनुल अक़वामी कवानीन को तो बिल्कुल नहीं मानता। आपने कहा कि कवानीन की भी सॉरी मैं बात कंप्लीट कर लूं। लेकिन आप इस सब पे अगर आपकी ये पोजीशन भी है, फिर भी आप ये राय रख सकते हो कि इस वक्त मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना पाकिस्तान के लिए बेहतर शायद ना हो। इस पे बहस मेरा ख्याल है हो सकती है, लेकिन मैंने एटलीस्ट ये देखा है कि फिर एटलीस्ट सोशल मीडिया पे कि आपकी पेट्रियटिज्म पे सवाल उठते हैं। ये कहा जाता है कि आप डरपोक हैं, ये कहा जाता है कि आप भारत को किसी तरह अपीज करना चाहते हैं। आई होप ये ना हो। और पाकिस्तानी मीडिया, भारत का मीडिया तो एक ही लाइन लेता है ना, पाकिस्तानी मीडिया पे हम ये कायम रखें ये बात कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। अगर हमारी रियासत कह रही है इट हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड, हम शायद कह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में है या नहीं है। ऐसा माहौल पैदा होता होगा। लेकिन इसी नशरियात के एक हिस्से में शाम में यहाँ पर मौजूद सहाफ़ी तजज़ियाकारों ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग किसी के फायदे में नहीं है, नुकसान होगा, आवाम का नुकसान होगा, जानी नुकसान होगा, मुआशी नुकसान होगा, मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। इस पर बात की जा रही है। लेकिन ये साथ मुतालबा किया गया कि जी ये जहां पाकिस्तान की जिम्मेदारी है समझना, वहीं भारत की शायद उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। शाहजेब साहब, भारत क्या एक ऐसा माहौल बना के पेश करने की कोशिश कर रहा है कि वो जब जंग होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान में शहरी आबादी को नुकसान होगा, जो हुआ भी है। लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा था, और फिर अफसोसनाक है, ना यहाँ होना चाहिए ना वहाँ, लेकिन आपने कहा कि यहाँ PSL बंद होगी, अमन अमान खराब होगा, तो फिर जब पाकिस्तान को इकदाम करेगा तो फिर वहाँ भी होगा। और फिर वहाँ भी ऐसा हुआ कि एक चलते हुए मैच को उनको रोकना पड़ा है, ऐसे हालात पैदा हो गए। देखिए जुनैद, बिल्कुल मेरे पास बड़ी अहम खबर है, लेकिन उससे पहले जो रीमा उमर साहिबा ने कहा उस पर कमेंट करते हुए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हुब्बुल वतनी का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप टीवी चैनल पर बैठ के ये बात करें कि लड़ पड़ो, मर पड़ो और जंग करो और 1.5 अरब अवाम, 1.25 अरब वहाँ और 25 करोड़ यहाँ,
वो भुगते हैं। ये बिल्कुल एक हुबुल वतनी का क्राइटेरिया नहीं है। आप स्टूडियो में बैठ के जो भारतीय मीडिया कर रहा है कि जंग लड़ो और बहादुरी अगर वो है और हम भी यहाँ ये करना शुरू कर दें तो जंग ना आपने लड़नी है, ना मैंने लड़नी है, ना रीमा उमर साहिबा ने लड़नी है। उसके कॉन्सिक्वेंस शायद हम भी भुगतेंगे, पाकिस्तान के दीगर अवाम भी भुगतेंगे, इंडिया के अवाम भी भुगतेंगे, मगर जंग तो पाकिस्तान के पायलट्स ने लड़नी है, इंडिया के पायलट्स ने लड़नी है, पाकिस्तान की फौज ने लड़नी है, उनकी फौज ने लड़नी है। तो ये कोई बहादुरी का क्राइटेरिया नहीं है। बहुत आसान है कि हम यहाँ पर बैठ के बोलें कि पाकिस्तान फौरी हमला करे और तबाह कर दे और बमबारी कर दे और मिसाइल चला दे और यहाँ तक के न्यूक्लियर हथियार चला दे, मगर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कोई स्टूडियो में बैठ के अपने घर पे बैठ के ये बात करना ना हुब्बुल वतनी का क्राइटेरिया है, ना ही कोई अगर अमन की बात करे तो वो ये कोई डरने का मकाम है। हम तो भारतीय मीडिया पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जिसकी हम 15-16 साल पहले सोचते थे कि बड़ा प्रोग्रेसिव मीडिया है, अच्छी आवाज़ें हैं, वो सारी की सारी आवाज़ें दब गई। और जिस एक आवाज़ की बात हामिद मीर साहब और शहजाद इकबाल साहब भी कर रहे हैं, वो अब एक के बाद एक खबर आ रही है। जो दिलचस्प मेरे पास खबर है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले इंडियन मीडिया ने चलाया कि जी जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहां पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया। फिर इंडियन मीडिया ने फौरन चलाया कि इंडिया ने लाहौर में हमला कर दिया है। हमने लाहौर में, जाहिर है हम सबके दोस्त रिश्तेदार हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर दिलचस्प सूरत हाल हुई कि इंडियन मीडिया ने चलाया, टाइम्स नाउ ने कहा कि इंडिया ने स्ट्राइक कर दिया है मुजफ्फराबाद में, यानी कि जो पाकिस्तानी कश्मीर है उस पर स्ट्राइक कर दी है भारत ने। तो वहां पर मौजूद एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उनके नुमाइंदे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या ये बात दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो कब्रिस्तान वाला सन्नाटा है, कोई बम की आवाज़ तो मुझे कोई नहीं आ रही कि कोई स्ट्राइक हो गई है। मगर दिलचस्प बात जो है सब में वो ये कि उन सहाफ़ी ने मुझसे अब से थोड़ी देर पहले पूछा कि एक वो सहाफ़ी जिसके हामिद मीर साहब जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है कि भारत की नेवी ने पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है उस पर हमला कर दिया और कराची पर भी अब बमबारी हो रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि मैं कराची में मौजूद हूँ। 10 मिनट पहले मैं उनसे मुजफ्फराबाद का पूछ रहा था, 10 मिनट बाद वो मुझसे कराची का पूछ रहे हैं। तो जुनेद आप भी कराची में हैं, मैं भी कराची में स्टूडियो में बैठा हूँ, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रीमा लाहौर में बैठी हैं, वहाँ का बता सकती हैं, इस्लामाबाद में हमारे 2 और साथी बैठे हुए हैं। तो फेक न्यूज़ का इस वक्त ये आलम है भारत में कि एक के बाद एक फेक न्यूज़ देनी है ताकि लोगों को पिछली फेक न्यूज़ को फैक्ट चेक करने का मौका ना मिले। और जो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स है, ये जो ट्विटर, साबिक और एक्स, उनकी तरफ से अब ये बताया गया क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी अकाउंट्स बंद कर दिए, ट्विटर अकाउंट पर बंद कर दिए, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट बंद कर दिए, न्यूज़ मीडिया के अकाउंट बंद कर दिए, ड्रामों के अकाउंट बंद कर दिए। मगर जब आपने तैयारों के हवाले से झूठ अपना नहीं रोक पाए, अपने मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, तो अब ये ट्विटर कह रहा है और एक्स कह रहा है कि 8000 अकाउंट इंडिया की तरफ से कहा गया है कि बंद ना किए तो पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा और जो ट्विटर के मुलाजमीन है भारत में उनको कैद का सामना करना पड़ सकता है। और ये अकाउंट्स जो हैं ये इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोमिनेंट एक्स यूजर्स के हैं। यानी अब भारत ये भी नहीं चाहता कि उनकी मालूमात फैक्ट चेक हो, दुनिया बताए कि भारतीय तैयारे मार गिराए हैं और भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया में क्या झूठ फैलाया जा रहा है उसकी फैक्ट चेकिंग ना हो। अब पाकिस्तान की मीडिया से बात आगे बढ़ गई है, इस बात पे अफसोस का भी इज़हार कर रही है कि हम नहीं चाहते कि ये हम इन अकाउंट्स पर पाबंदी लगाएं, मगर क्योंकि भारतीय हुकूमत की तरफ से कहा गया और हम चाहते हैं कि एक्स या ट्विटर वहां पर चलता रहे, इसलिए ये करना पड़ेगा। 8000 बैनुल अक़वामी जो मीडिया है उसके अकाउंट्स को बैन करने की अब भारतीय मीडिया बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने वेरीफाई कर लिया है कि और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने भी उन्हें वेरीफाई कर दिया है कि वाकई भारत के तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तान ने। फ्रांस में इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने CNN पे रिपोर्ट कर दिया कि हाँ जी पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए हैं। BBC ने अब से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया कि BBC इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उन्होंने जियोलोकेट कर लिया है फुटेज को देखते हुए कि वाकई पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए हैं। तो सच आपने बताना नहीं है, झूठ आपने बताना है। आपने कभी यह बताना है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया जिसकी वजह से भारत हमला करेगा, फिर फौरी तौर पर आपने यह बताना है कि असल में जो 3 तैयारे भारत के मार गिराए थे उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, मगर पाकिस्तान के हमने 3 तैयारे मार गिराए। फिर आपने झूठी प्रेस रिलीज बतानी है कि पाकिस्तान की फौज ने मान लिया कि 3 तैयारे मार गिराए हैं। फिर आपने बाकायदा तौर पर AI से झूठी वीडियो चला देनी है। ये सब कुछ भारतीय मीडिया पर हो रहा है और जो सीनियर सहाफ़ी जिनके आप बचपन में देखा करते थे वो सारे के सारे झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आपने ये बताना है कि अरे ये क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये कह दिया कि 3 जहाज मार की खबर अगर सच्ची है तो बताओ मलबा कहाँ है, तो आपने ये खबर चला दी कि जी हमने तो उनका पायलट भी पकड़ लिया। फिर पाकिस्तान ने कहा भाई पायलट का बता दो, दिखा दो, हमने तो अभिनंदन को दिखा दिया था, तो फिर वो खबर भी नहीं है। तो एक झूठ के बाद एक झूठ, अगला झूठ फौरन बोलना है। लाहौर पर हमला कर दिया, सियालकोट पर हमला कर दिया, कराची पर हमला कर दिया, कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, ताकि पिछले जो झूठ है उसको भारतीय ऑडियंस, भारतीय अवाम उस पर तवज्जो ना दे सके, उससे वेरीफाई ना कर सके। इसी तरीके से झूठ बोया जाता है। हामिद मीर साहब, किसी तरह तो किसी मौके पे तो रोकना है।
भारत के इन तमाम इक़दामात को? जी, तो फिर रोकने का क्या तरीका है ना, अब उस पर तो ऑप्शंस पे बहुत सी बात हो रही है ना जी। तो अब उसका ये तरीका तो मेरा ख्याल है बड़ा ही नामुनासिब है जो कि बरखा दत्त साहबा ने इख्तियार किया है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान का एक पायलट जो है वो हमारी कस्टडी में है। तो मेरा ख्याल है इसका तरीका ये है कि हम आज हुकूमत पाकिस्तान से अपील करें, चले मैं अपनी ज़ाती हैसियत में कर देता हूँ कि ये जो ऐलान किया गया है भारत के कुछ मारूफ सहाफ़ियों की तरफ से और उनके पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे उनकी पहुँच भी है और उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो अगर पाकिस्तान का पायलट वाकई है उनकी कस्टडी में तो अगर वो उसका नाम बता दें और तस्वीर बता दें तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनके लिए एक इनाम मुकर्रर किया जाना चाहिए, बहुत बड़ा इनाम, कि अगर वो पाकिस्तान के किसी पायलट का नाम और तस्वीर अगर दिखा दें तो उनको पाकिस्तान की हुकूमत इनाम देगी। और अगर एक मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर कोई झूठी तस्वीर दिखाएं तो उसे सुरमा ना लगाएं जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में लगाते हैं। भाई हम नहीं लगाते सुरमा। हाँ, ये वैसे आपने बात बड़ी सही की है कि इंडिया की फिल्मों में वो जो भी पाकिस्तानी दिखाते हैं ना तो उस पाकिस्तानी की आंखों में सुरमा जरूर लगा होता है, जबकि मैंने तो सारी जिंदगी कभी सुरमा नहीं लगाया। देखे ना, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त तो मुकाबला जो है वो भारत और भारत के झूठ से है। तो अब झूठ का हम मुकाबला कैसे करें? तो झूठ का मुकाबला हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने हमारा पायलट पकड़ लिया है तो वो पायलट जो है उसका नाम बता दें और तस्वीर बता दें और तस्वीर जो है वो फिर सही बताएं। फिर हम अगर उसका नाम बता देंगे तो जाहिर बात है फिर उनको उसका ये भी पता चल जाएगा कि उसका क्या रैंक है, वो स्क्वाड्रन लीडर है या फ्लाइट लेफ्टिनेंट है या एयर कमोडोर है, क्या है उसका। फिर हम पाकिस्तान में नाम पता लेके घर उसका ढूंढेंगे, उसके फैमिली से जाके बात करेंगे और कंफर्म करेंगे कि बात सही है या गलत है। तो देखें, ये इस वक्त आप मुझसे पूछ रहे हैं जी तरीका बताएं जी, क्या सलूशन क्या है? तो इसका क्या सलूशन, झूठ का क्या सलूशन है, आप मुझे बताएं। झूठ का तो कोई सलूशन नहीं है ना। तो ये असल में इस वक्त इंडिया जो है उसके नैरेटिव की बुनियाद वो झूठ पे रख रहे हैं। ये उनकी एक पॉलिटिकल जरूरत है, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। वो इंटरनेशनल प्रेशर उन पे बढ़ गया है, उन पे डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ गया है, तो वो ये सारा झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि कोई जवाब क्रिएट करके वो दोबारा कोई एग्रेशन करें, दोबारा जारहियत करें और उस जारहियत की बुनियाद पर वो ये कहेंगे देखिए जी पाकिस्तान ने क्योंकि श्रीनगर में हमला किया, पाकिस्तान ने क्योंकि जम्मू में हमला किया तो इसलिए जनाब हमने जवाबी कार्रवाई किया, जबकि ग्राउंड पे ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह कोई पाकिस्तान का पायलट उनके पास नहीं है, इसी तरह श्रीनगर और जम्मू में आप किसी भी अपने कांटेक्ट से बात कर लें, किसी सोर्स से बात कर लें, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से बात कर लें। मेरे तो वहां पे दोनों जगह पे बहुत कांटेक्ट्स हैं, कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा, कोई कंफर्म नहीं कर रहा कि वहां पे कोई हमला हुआ है। तो अब जब किसी चीज का, उनके किसी दावे का कोई जवाब जो है वो आपको कहीं से नहीं मिल रहा, सबूत नहीं मिल रहा, तो फिर आप उनसे क्या बात करेंगे ना। बात तो उससे होगी ना जो कि लॉजिक के साथ, कोई एविडेंस के साथ आपसे बात करे। अगर वो झूठ बोले जा रहे हैं तो झूठ का तो मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, फिर यही है कि इंतजार करें कि इंटरनेशनल मीडिया और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये उसके सामने भी इस तरह का झूठ बोले, तो वो फिर इनसे एविडेंस मांगे तो शायद वो इनको बेनकाब करें। क्योंकि मैं और आप इनको बेनकाब करते रहेंगे तो वो तो बड़े बेशरम लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसकी कोई परवाह है कि वो हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं और हमारे सामने उनका झूठ बेनकाब हो गया। शहजाद साहब, एक तो पहले जारियत कर रहा है भारत, फिर फेक न्यूज़ भी फैला रहा है। मंगल और बुध की दरमियानी शब जो उनकी तरफ से जारियत की गई, उसके बाद आने वाली नशरात में आपने एक बात कही थी कि इसका फैसला तो आलमी बिरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान को करना होगा कि आखिर कब तक भारत का जो सियासी बयानिया है उसको बेचने की खातिर जो वो इकदाम करता है उसकी कीमत इर्द गिर्द मुल्क चुकाते रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क। तो उनकी इस हवाले से तो संजीदगी इस हद तक है कि नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़ा पहलगाम हमले की खातिर, लेकिन वापस आके पहुंच वो बिहार गए और वहां भी पहलगाम हमले की बात करने की बजाय वहां सियासी तौर पर इस सारे मामले को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये तो फिर उनके पूरे मुल्क का सियासी बयानिया है इस वक्त, और इलेक्शन भी जाके बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने। अच्छा, जिस अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हमले हो रहे हैं, जो सियालकोट लाहौर से शुरू हुए और फिर शादेब ने बताया कि लोग इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या कराची में भी हमले हो रहे हैं, तो अब ये इस्लामाबाद भी पहुंच गए, इस्लामाबाद रावलपिंडी। अभी जी न्यूज की खबर है कि रावलपिंडी में भी कंटिन्यूसली ब्लास्ट हो रहे हैं और रावलपिंडी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने भी अपने दोस्त यारों से पूछा, कह रहे कोई नहीं, अमन है, कोई यहाँ पे धमाके नहीं हो रहे।
लेकिन अब मेरे लिए हौसला अफजा होता जा रहा है जो इंडियन मीडिया कर रहा है ना, क्योंकि अभी 2 घंटे पहले जब हमने ये बात की कि भारतीय मीडिया ने ये कहना शुरू किया है कि पाकिस्तान ने वहां पे अटैक किए हैं जम्मू में और मुख्तलिफ इलाकों में जो नाकाम बना दिए हैं, और उस वक्त हम ये कह रहे थे कि शायद वो जवाब तलाश कर रहा है पाकिस्तान में दोबारा अटैक करने का, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि वो एग्रेशन करे और हम जवाब देंगे। लेकिन अब उनका मीडिया ये कह रहा है कि हमने हमले शुरू कर दिए, जबकि यहाँ हमले नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि अब जो एक इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है और सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद शायद वो अपनी आवाम को अब सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि देखें हम बहुत सारे हमले कर रहे हैं पाकिस्तान में और हमने उनको तहस नहस कर दिया, जबकि हमले नहीं हो रहे। पहले उन्होंने 2 रात पहले जेन्युइनली हमले किए और हमने भी बताया, उन्होंने भी बताया, और मैं बता रहा हूं कि उन्होंने अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा कीनली सुनिएगा। जी जी। जब हमले पाकिस्तान में हुए 2 रात पहले, पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा था, इंडियन मीडिया ने बहुत देर तक नहीं दिखाया। वहां पे कुछ एक स्टोरी नहीं थी जब तक कि उनके डिफेंस मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 8 मकामात पे जो है वो हमले किए या 9 मकामात पर। जी ठीक। तो उसने इंतजार किया। आज जो है हमले नहीं हो रहे, लेकिन उनका मीडिया दिखा रहे हैं कि बहुत सारे हमले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये मामला यहां से डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। उनको एक फेस सेविंग चाहिए, अपनी आवाम को दिखाना है कि हमने बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान को मिसाइल मार मार के। तो हो सकता है, ये मेरी रीडिंग है इस चीज की, कि शायद ये मामला यहां से डी एस्केलेशन की तरफ चला जाए, क्योंकि वाकई एस्केलेट करना होता है तो जेन्युइन हमले करते हैं 2 दिन पहले की तरह और बताते कि हमने क्या किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है ना रीबा ने की है, अब देखिए यही मेरे ख्याल से बात है जिसकी वजह से अभी तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि हमें प्रॉपर्ली असेस, हमने इसको टैक्टिकली देखना है। और 2 इस वक्त सामने आ रही हैं और हम दोस्त यार शाहजेब वगैरह हम सुबह से डिस्कस करते रहते हैं कि क्या होगा। एक राय ये है कि अगर हम यहां से उनको जवाब देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो तो चाहते ही जंग है और फिर वो मजीद एस्केलेशन करेगा, मामला शायद न्यूक्स तक जाके रुके या पता नहीं इससे पहले शायद इंटरमीडिएटरीज आ जाए बीच में, तो ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, वो नहीं चाहता पूरा 1.5-2 बिलियन, बल्कि खित्ते में तो 2.5 अरब लोग हैं, यहाँ पे 2.5-3 अरब लोग हैं, उसको हम डेंजर में डालें। लेकिन एक दूसरी राय ये है जिसका आपने भी जिक्र किया कि बार बार अपनी एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए, अपने सियासी अजाइम के लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और पाकिस्तान पे हमलावर हो जाते हैं। अब इसको क्या रोकने का तरीका यह है कि हम अपने दिफा में उनके ऊपर एक अटैक करें, उनके दिफाई तंसीबात पे, या अपने दिफा में करें, ऑफेंसिव नहीं हमारा। तो क्या इसका मतलब उनको एक पैगाम जाएगा कि हम उनके बेसिस को अटैक कर सकते हैं, हमारी वहां पे रीच है, तो क्या उसके बाद इंडिया खामोश होकर बैठ जाएगा, वो कहेगा ठीक है यार अब वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सबका नुकसान है। ये 2 राय है। और मेरे ख्याल से मैंने कल भी कहा था, मेरे पास कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है, बट ये सोचते पे हम मजबूर होते हैं कि एक बुली है, बार बार एक काम कर रहा है, हर 4 साल बाद 5 साल बाद फिर भी करेगा। तो क्या एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है टैक्टिकली कि हम अगर उनके अपने दिफा में उनके ऊपर हमला करें और क्या उसके बाद वो खामोश बैठ जाए, या बीच में इंटरमीडिएटरीज आए और वो फिर मामला को सुलझा लें। ये इस वक्त डिबेट ना सिर्फ बिल्कुल हमें टीवी चैनल पे भी करनी चाहिए, हर किसी की मुख्तलिफ राय हो सकती है। ये बाकायदा जाहिर सी बात है, जो वॉर रूम्स है वहां पे भी ये डिस्कशन हो रही है कि किस हद तक हम आगे जाए, क्या अटैक करें क्या ना करें। रीबा उमर साहिबा, पाकिस्तान के पास बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या ऑप्शंस है इस वक्त? कानूनी पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए क्या आलमी किसी फोरम पर ले जा सकता है पाकिस्तान अपना मामला, भारत की इस जारियत को देखते हुए, या इन हालात में जो कुछ दुनिया में पिछले ख़ास तौर पर 3 बरस में हुआ है फ़लस्तीन के मामले को सामने रखते हुए उसका कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा, चूँकि कई बैनुल-अक़वामी सतह पर इक़दाम और फैसले तो किए गए इसराइल से मुताल्लिक, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर भी क्या ऐसे इक़दामात का या ऐसे फोरम्स पर अपना मुकदमा, अपना मामला लेकर जाने का कोई फ़ायदा हो सकता है, या तारीख़ में फिर इस इक़दाम को सही तरीके से याद रखा जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है जो अक़वाम मुत्तहिदा है या इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनको अप्रोच करने के 2-3 मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल भारत के ख़िलाफ़ यूज़ ऑफ फोर्स ऑथराइज कर दे, ये शायद नहीं होगा, या भारत के ख़िलाफ़ सैंक्शंस अप्रूव कर दे, ये शायद नहीं होगा। लेकिन एक जो इंटरनेशनल ऑर्डर है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कायम हुआ, उसके पीछे जो एक थॉट थी वो ये थी कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच करें अगर कोई मुल्क आप पे अटैक करता है। तो भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, ये आर्म्ड अटैक है। पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। चाहे पाकिस्तान ये उम्मीद ना भी रखे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भारत के खिलाफ कोई इकदाम ऑथराइज करेगा, पाकिस्तान को जरूर ये लेके जाना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी
उसको पता है पाकिस्तान और भारत के बीच जो कशीदगी है, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है केस अपना ज़रूर लेके जाना है। दूसरा, एक ओवरऑल पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है दुनिया भर में। इस जो क्राइसिस की सिचुएशन में हम इस वक्त हैं, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बहुत से डोमेन्स में। तो ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेके एविडेंस के साथ जो पाकिस्तान बार बार ऑफर कर रहा है वो भी लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे आपको इन्फोर्समेंट ना दिखें, लेकिन एक इमेज बिल्डिंग के लिए इट्स नेसेसरी। जो भी शहजाद बात कर रहे थे, आप भी पहले कह रहे थे, पीस की बात हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत का इस वक्त मौकफ है ना कि दे हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड एंड दे विल रिस्पॉन्ड एट अ टाइम ऑफ देयर चूजिंग, राइट। अगर हम उस पर सवाल उठाएं कि क्या करना चाहिए, मिलिटरीली रिस्पॉन्ड या नहीं, मेरा ख्याल है वो भी एक सवाल है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज मेरा ख्याल है उसका जो जवाब है वो आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे शहजाद आप बात कर रहे थे कि हमें डिफेंसिव अटैक करना है, डिफेंस इंटरनेशनल लॉ में बहुत लिमिटेड तरह से डिफाइंड है, और ये जो अमेरिका है जिसने वॉर ऑन टेरर में सेल्फ डिफेंस को बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया कि वो एक तरह से हर पल हर जगह लड़ी जाने वाली जंग बना दी, इस तरह इजराइल बहुत ब्रॉडली डिफाइन करता है, भारत बहुत ब्रॉडली डिफाइन करता है। लेकिन एक्चुअली अगर मेरी राय पूछी जाए, सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि इमिनेंस एक होनी चाहिए। आप पे हमला हुआ है, आपने फौरन, कि आपके पास कोई टाइम नहीं है सोचने का, आपने फौरन रिस्पॉन्ड किया, या अगर आपने कुछ वक्त भी लिया वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रिस्पॉन्ड किया, उसमें नेसेसिटी देखी जाती है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाती है, और इमिनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिफा है, ये डेटरेंस नहीं है। और बैनुल अक़वामी जूरिस्प्रूडेंस इस पे बहुत क्लियर है कि डेटरेंस मुख्तलिफ चीज है, रिटेलिएशन मुख्तलिफ चीज है, रेट्रीब्यूशन या बदला लेना मुख्तलिफ चीज है। तो इसको हम डिफेंस नहीं बना सकते। सो ये थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है जिसको नजर में रख के सामने चलना है। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अटैक्स सब हो रहे हैं, पहले जो है वो स्ट्राइक्स हुई, ड्रोन्स के जरिए अटैक्स हो रहे हैं, तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर हम मिलिटरीली रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ये मजीद हम देखेंगे ये अटैक्स होते रहेंगे। ये एक सेल्फ डिफेंस की आर्ग्यूमेंट बनती है, लेकिन अगर वक्त गुजर जाता है, एग्जैक्टली वही मैंने कहा, या एग्जैक्टली, बट देन वेयर डू यू रिस्पॉन्ड, राइट। सो इसमें देयर इज एन आर्गुमेंट कि नेसेसिटी क्या थी उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। ये कल सिचुएशन नहीं थी, राइट, कल सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। एनीवे, मेरा ख्याल है हमारे जो, वही मैंने पहले जो बात की, हमारे जो स्पोक्स पर्सन अभी अता तारर साहब का मैं सुन रही थी, उनमें ये कंफ्यूजन है। आप लोग जब उनसे बात करें, आप भी शायद क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि वो राइट टू रिस्पॉन्ड कहते हैं सेल्फ डिफेंस को, कह के फिर कहते हैं हम बदला लेंगे या हम, सो मेरा ख्याल है क्लैरिटी उनमें शायद उस तरह से। रिबा साहिबा, ये तो अच्छी बात है कि सवाल उठाया जाए, और अगर आज है इजाज़त कल नहीं थी तो होनी चाहिए हर वक्त सवाल उठाने की, अपनी रियासत से, हुकूमत से, हुकूमती नुमाइंदों से। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अता तारर साहब का बयान मुख्तलिफ हो सकता है। पर जो मुशीर कौमी सलामती की जिम्मेदारी जिनके पास है राना सनाउल्लाह, उनका एक बयान था जिसमें 2-3 मरतबा उनसे सवाल पूछा गया, तो ये उन्होंने जवाब दिया कि अगर भारत मजीद इकदाम नहीं करता तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। तो ये किसी हद तक उनकी तरफ से एक जिम्मेदाराना बयान था, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने पोजीशन बदल ली बाद में शाहज़ाद साहब क्या होना चाहिए फिर? ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान दिया था, लेकिन जब भी हम किसी पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदे का बयान देखते हैं वो उसको जोड़ते ज़रूर हैं भारत के इकदामात से। ख्वाजा आसिफ साहब की बयान था कि न्यूक्लियर जंग का खतरा हो सकता है, लेकिन साथ वो ये कह रहे थे कि भारत अगर ये करता रहा तो फिर ये हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में ये, जैसे कल भी बात हो रही थी इस हवाले से कि जो सिविलियंस मारे गए, पाकिस्तान में शहीद हुए, उसके बाद गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, कार्रवाई की है, मगर सिविलियंस पे नहीं की। खुद अता तारर साहब बता रहे थे कि हमने जो हमले किए और जो रिस्पॉन्ड किया उसमें उनके फ़ौजी मारे गए हैं, उनकी जो चेक पोस्ट हैं उस पर हमले हुए हैं, उनका तैयारा हमने मार गिराए हैं। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो कंसर्न है वो ये कि नरेंद्र मोदी हर हाल में जंग चाहते हैं, और इस बात का इदराक कम से कम मैंने ज़रूर देखा है जब आप बात करें अपने ज़राए से कि जो मोदी चाहते हैं वो नहीं हमने होने देना है। अगर नरेंद्र मोदी को जंग चाहिए तो उनकी चॉइस के मुताबिक उन्हें जंग नहीं मिलेगी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मीडिया की जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे नरेंद्र मोदी वो उनको नहीं मिली, बैनुल-अक़वामी बरादरी से जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिली। अगर मार्को रूबियो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात करके कह रहे हैं कि वो डीएस्केलेशन चाहते हैं, तो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो सिविलियंस मारे गए उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। भारत कह रहा है कि टेररिस्ट मारे हमने,
मार्को रूबियो कह रहे हैं कि जी जो सिविलियंस हैं उस पर अफसोस का इजहार किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने। इसका मतलब है कि वो नैरेटिव जो सेल करने की कोशिश की थी नहीं बिका। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं हम पहलगाम के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सिविलियंस नहीं थे, दहशतगर्द थे, तो हम बैनुल अक़वामी इस तहकीकात के लिए भी तैयार है कि आप न्यूट्रली तहकीकात कर लें और आ जाएं। तो पाकिस्तान में कम से कम ये इदराक और एहसास है कि जो मोदी चाहते हैं वो मोदी को नहीं देना है। अगर वो जंग चाहते हैं जो कि आज ड्रोन के जरिए किया गया तो वो कार्रवाई नहीं करनी है। जो शहजाद सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं वो बड़ा मुझे एक दिलचस्प पॉइंट ऑफ व्यू लगा है कि पहले जो हो रहा था भारतीय मीडिया में वो ये कि वो एक नैरेटिव बिल्ड करते थे कि पाकिस्तान ने कुछ कर दिया और उसके बाद भारत एक्ट करता था और दबाव डालते थे वो भारतीय फोर्सेस पर या फिर जो ही भारतीय हुकूमत के मुताबिक ये नैरेटिव बिल्ड करते थे कि अब तो जंग करनी है, अब तो पाकिस्तान पर हमला करना ही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागे और सिविलियंस की शहादत हुई। फिर कल एक अचानक एक उन्होंने क्रिएट किया कि अमृतसर और दीगर इलाकों में पाकिस्तान ने हमले कर दिए और फिर आज सुबह ड्रोन का हो गया। मगर अब जो सिल्वर लाइनिंग शहजाद देख रहे हो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमला कर दिया है और फिर उसके बाद एक नैरेटिव फौरन ही थोड़ी देर में बिल्ड किया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी 3 गिरा दिए हैं और हमने पाकिस्तान में लाहौर में हमला कर दिया है, सियालकोट में हमला कर दिया है, पिंडी में हमला कर दिया है, कराची में हमला कर दिया है। और ये झूठ नैरेटिव साथ बिल्ड करने के साथ साथ उन्होंने पहले तो पाकिस्तान के लोकल नेटवर्क बंद किए हुए थे भारत में और अब इंटरनेशनल मीडिया को भी बंद कर दिया है। तो ये जो सिल्वर लाइनिंग शहजाद ने देखी कि शायद इससे कम से कम उम्मीद पैदा होती है कि अब झूठ इस बात का नहीं बोल रहे हैं और इस बात के लिए ग्राउंड नहीं बना रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला करना है, बल्कि साथ ही बता रहे हैं कि हमने जहाज भी गिरा दिए। क्योंकि अगर आपने इंडियन मीडिया ने इंटरनेशनल मीडिया पे पहले देख लिया था, जो हम अब बंद कर रहे हैं कि इंडिया के जहाज गिरे थे तो हमने पाकिस्तान के जहाज भी गिरा दिए हैं और उसकी वेरिफिकेशन अगर इंटरनेशनल मीडिया करेगा तो वो भारत की आवाम तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि भारतीय आवाम तक उन्होंने रसाई बंद कर दी है इन्फॉर्मेशन की और भारतीय आवाम सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया देख रहे होंगे। अगर पाकिस्तान में हमले की वो बात कर रहे हैं तो ना इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंचेगा, ना लोकल, ना पाकिस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा, वही बात पहुंचेगी जो कि वहां के मीडिया बता रहा होगा। तो शायद बात अब नौबत यहां तक आ गई है और मैं अगर शहजाद इस बात को कह रहे हैं और सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो कि भारत आगे एस्केलेट ना करे तो पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट के लिए तैयार है। देखिए कल भी ऐसा लगा कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कल भी ये बात की। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हद तक राब्ता हुआ है, स्टाफ की लेवल हद तक जो बाद में बात आई है कि राब्ता हुआ है, तो विंडो कहीं ना कहीं क्रिएट हुई थी। विंडो क्रिएट होती है और बैनुल अक़वामी बरादरी आती है और भारत फिर कुछ ना कुछ कर देता है। अब वो जो सुबकी हुई, जो शर्मिंदगी हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने बता दिया कि उनके तैयारे मार गिराए हैं, उसको कवर करने के लिए आज आपने ड्रोन भेज दिए, फिर आपने बैनुल अक़वामी मीडिया बंद करके अब यह खबर चला दी है कि जी आपने कराची और पता नहीं पिंडी और लाहौर हर जगह हमले कर दिए हैं। तो अगर आप वो ये नैरेटिव बिल्ड करके अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसकी भूख भी आपने क्रिएट की थी, उनमें इतनी भूख डाल दी कि पाकिस्तान पर हमला, उस प्यासा मार दें, भूखा मार दें, पानी बंद कर दें, तो अब सब कुछ बंद करके, सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो बंद करके, पानी आपने हमारा बंद करना था, इंफॉर्मेशन का फ्लो आपने अपनी ऑडियंस का बंद कर दिया और अपनी आवाम का बंद कर दिया, यही झूठ फैलाना है। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। हामिद मीर साहब, शायद बहुत से लोगों को बैनुल-अक़वामी सतह पर, जी हामिद मीर साहब, इसलिए इतना दुख नहीं है कि भारत में ऐसे न्यूज मीडिया कवरेज की जा रही है, बल्कि इस बात पर ज्यादा दुख और परेशानी है कि बहुत से जिम्मेदार लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आपने कुछ लोगों का नाम भी लिया, अब अल्लाह जानता है कि वहां किस तरह का दबाव होगा, किस माहौल में काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहां तक कहा जा रहा है कि कराची में बहुत ज्यादा हमले किए गए, कराची को तबाह कर दिया गया है। और अक्सर पूछते ना किसी से कि जब आप किसी से पूछते हैं कि आप जिंदा हैं तो कहते हैं नहीं मैं जिंदा नहीं हूं, मैं तो आलम अरवाह से बात कर रहा हूं जी। और इंडियन मीडिया के मुताबिक हम सब मेरा ख्याल है 2-2 दफा मर चुके हैं। हामिद मीर साहब, क्या करें फिर इस रवैये का भारत के? देखिए, भारत का जो रवैया है ना, वो दरअसल इजराइल का रवैया है। तो ना तो इजराइल जो है वो किसी कानून पे यकीन रखता है और उसको इसकी इम्यूनिटी भी है, खुली छूट है। देख लें, इजराइल जो है वो ना यूएन रेजोल्यूशन को मानता है, ना किसी इंटरनेशनल लॉ को मानता है, किसी दुनिया के कानून को वो नहीं मानता। तो उसको इंडिया को इजराइल की ना सिर्फ हमायत हासिल है, बल्कि आज जो पाकिस्तान जितने भी ड्रोन आए 29 अगर गिर गया तो सारे के सारे मेड इन इजराइल ड्रोन थे। तो जो इंडिया का रोल मॉडल है वो इजराइल है। तो हम जितनी मर्जी बात कर लें आइन की, कानून की, तो मेरा ख्याल ये है कि एक थोड़ी सी सख्त बात है कि जिस तरह पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, इसी तरह हिंदुस्तान भी किसी कानून को नहीं मानता। और हिंदुस्तान जो है वो बिहेव कर रहा है एक ऐसे मुल्क के तौर पे जो खिते में नेतन्याहू के तौर पे एक्ट करना चाह रहा है। तो ना नेतन्याहू जो है उसको अल्टीमेटली
कोई पकड़ सकता है, ना उसका एहतसाब कर सकता है, और ना ही मोदी साहब का अल्टीमेटली कोई एहतसाब होगा। ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है या अफगानिस्तान के लिए है, ये इंडिया और इजराइल के लिए नहीं है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि देखे, मैं भी काफी साल तक ये इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, बैकडोर चैनल, कभी बैंकॉक में जाके मिल रहे हैं, कभी दिल्ली में मिल रहे हैं, कभी कहीं पे मिल रहे हैं, कभी कहीं पे, कई साल तक हम इनके साथ बैकडोर चैनल में बैठते रहे, इनके साथ गुफ्तगू करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन ये कई साल के तजर्बे के बाद जो है ना, मैं ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि इंडियंस जो हैं वो उनके साथ आप अगर सेमिनार में या बैकडोर चैनल पे बैठ के बात करेंगे ना जी कि हमारे मामला जो हैं वो तय होने चाहिए, पुरअमन तरीके से मसला हल कर लो, वो बात करते रहेंगे, एंड में आपसे कहेंगे अच्छा शाम को मिलेंगे डिनर के बाद। तो शाम को वो जब डिनर के बाद मिलते हैं ना, तो आप ग्रीन टी पी रहे होते हैं और वो कुछ और पी रहे होते हैं, तो वहां पे वो कहते हैं यार हाँ मसला हल हो सकता है, इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप पूछेंगे क्या है, कहेंगे जी ये जो खूनी लकीर है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसको आप मिटा दें। ये है उनका अल्टीमेट सोल्यूशन। और अब तो उन्होंने अब इस अल्टीमेट सोल्यूशन को अखंड भारत का नाम देके इसका जो नक्शा है वो अपनी पार्लियामेंट की दीवारों पे आवेजा कर दिया है। तो मुझे किसी चीज की अब गलतफहमी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इंडिया जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, इन सब ममालिक को जो बीजेपी की जो हुकूमत है वो एनेक्सेशन करना चाहती है, इन सब को हजम करना चाहती है, अपने नक्शे में इनको शामिल करना चाहती है। आप और मैं ये कहते हैं जी हमारा इनके साथ असल मसला कश्मीर का है, जी आओ जी कश्मीर का मसला हल करें। कश्मीर का मसला नहीं है इनके साथ, इनका मसला पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान को इन्होंने दिल से तस्लीम ही नहीं किया। आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी आप इंटरनेशनल लॉ लेके आए, इन्होंने आपके साथ कभी इन्होंने किसी कानून के तहत आपके साथ बात नहीं करनी। जिन्होंने वर्ल्ड बैंक की मेडिएशन के साथ जो की सालिसी के साथ आपके साथ एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ हुआ है, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, वो कोई और बात आपके साथ करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया जो है वो इस खिते का इजराइल है, तो ना इजराइल किसी कानून को मानता है, ना ही इंडिया किसी कानून को मानता है, और इस मामले पे इंटरनेशनल कम्युनिटी और अनफॉर्चुनेटली अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसके सामने बेबस है। और उसकी वजह यह है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके साथ। तो इस पे अब आपने अपने आप को डिफेंड करना है। आप जितनी मर्जी बातें कर लें कि जी वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फोन कर दिया है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फोन कर दिया है, हमें कोई जनाब रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल आप रास्ता निकालते रहे, अल्टीमेटली उन्होंने आप पे अटैक करना है और फिर आप डिफेंड साहब, आपने जैसे कहा कि वो बीजेपी फिर से अखंड भारत की सोच के पीछे चल रही, तो वो तो अपनी तारीख की नफी भी कर रहे हैं। सिंताज मुआहदा, नेहरू पाकिस्तान आए थे उस पर दस्तखत करने के लिए 1960 में, और फिर बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी से तो ज्यादा कोई सीनियर सियासतदान नहीं गुजरा, लेकिन वो पाकिस्तान के दौरे पर आके वाघा बॉर्डर के जरिए से इस अखंड भारत की जो सोच थी उसको खत्म कर चुके थे। तो मोदी तो अब तारीख की भी नफी कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले आप, मेरी बात सुन ले आप। देखें, जब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हुई थी ना मुशर्रफ साहब के दौर में, तो हमें ले जाया गया दिल्ली में आरएसएस के हेडक्वार्टर में। मेरे समेत हमीद हारून साहब थे, नसीम जहरा साहबा थी, हम सबको आरएसएस के हेडक्वार्टर में ले जाया गया, और वहां पे जाके उन्होंने कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। उनके जो वहां पे लोग थे उन्होंने कहा ये हमारा नजरिया है, ठीक है, हम आपको कन्विंस करेंगे, हम मोहब्बत से, प्यार से आपको कन्विंस करेंगे अखंड भारत पे। ये उनका मौकफ है। अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 1967 में किताब लिखी थी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। जब उन्होंने अयूब खान की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था उसके बाद उन्होंने किताब लिखी थी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें एक पूरा चैप्टर है। भुट्टो साहब उस चैप्टर में लिखते हैं कि जो मेरी इंडियन लीडरों के साथ जो मैंने बातचीत की है, मुज़ाकरात किए हैं, उसकी एक लंबी कहानी है। तो उनका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि इन्होंने अल्टीमेटली नेहरू की हुकूमत के बारे में भी उन्होंने ये कहा, नेहरू के बारे में भी उन्होंने यही कहा, कांग्रेस के बारे में भी यही कहा कि अंदर से ये भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते और ये भी अखंड भारत के नजरिए पे यकीन रखते हैं। तो मेरे नजदीक कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। दोनों, एक ओपनली और दूसरे जो है वो क्वाइटली अखंड भारत के नजरिए पे यकीन रखते हैं, और उन्होंने ये करना है, और उसके लिए वो जो भी उनको करना है वो आपको करके दिखाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, और ना सिर्फ हमें अपने आप को डिफेंड करना है, पूरे साउथ एशिया को डिफेंड करना है, समेत अफगानिस्तान के, क्योंकि अखंड भारत में उन्होंने अफगानिस्तान को भी शामिल करना है। शहजाद साहब, आखिरी 1.5 मिनट है हमारे पास ब्रेक पे जाने से पहले। जी, एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे वहां पे भारत अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रोकने के लिए एक्स अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। अगर आप देखें
पिछले 3 रोज से हमारे यहाँ एक्स पे जो पाबंदी थी वो खत्म हो गई है। मतलब जिस दौर में हुकूमत चाहती थी कि उनके खिलाफ अगर कोई इंफॉर्मेशन जो वो इंफॉर्मेशन समझते हैं उनके खिलाफ है, उनके हक में नहीं जा रही, तो उन्होंने एक्स पर पाबंदी लगा दी। आज मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत को लग रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद हमारी हुकूमत को यकीन है अपने ऊपर भी कि वो सच पे खड़े हुए, हक पे खड़े हुए, तो उन्होंने एक्स यहाँ पे खोल दिया है। मेरे ख्याल से इससे भी हमें एक इशारा मिलता है कि शायद हमारे पास झूठ बोलने को या छुपाने को इतना ज्यादा नहीं है जितना उनकी तरफ है। हमने इंफॉर्मेशन फ्लो को ऑन कर दिया है कि आप करें, एक्स पे इस्तेमाल करें, उन्होंने बंद कर दिया। आप कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान की रियासत इस पर पाबंदी नहीं लगाएगी और भारत जैसे इक़दाम नहीं करेगी? नहीं, आप उसको बहुत आगे लेके चले गए। हो सकता है कि एक लिमिटेड आपको स्पेस मिली हो, और हो सकता है जब ये मामला सेटल डाउन हो जाए तो दोबारा एक्स पे रिस्ट्रिक्शन हो जाए, क्योंकि रीमा साहब आप अपने खिलाफ बातें सुनने की आदत नहीं थी, उन्होंने लगा दी पाबंदी। ठीक है रीमा साहब जी सॉरी, हमने हुकूमत की बात की, हमने इंडिया में ऑपोजिशन की बात की, आप लोग मीडिया की बात करते हैं। मैं ज्यादा इंडिया का मीडिया या सोशल मीडिया फॉलो नहीं करती क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है और आपको एक तरह का ही व्यू पॉइंट नजर आता है। तो मैं सिर्फ ये छोटी सी बात करना चाहती हूँ, मैं जिनसे ज्यादा एंगेज करती हूँ इंडियन से, एकेडेमिया, इंसानी हुकूक की जो कम्युनिटी है उसमें अभी भी आपको बहुत सेम वॉइसेस मिलती हैं। तो कभी कभी जब हम, क्योंकि इतना ज्यादा डोमिनेट करता है मेन स्ट्रीम मीडिया, पॉलिटिशियंस, सोशल मीडिया, उसमें एक ही तरह का पाकिस्तान के खिलाफ मौक़िफ़, नफरत इनफैक्ट अब नजर आती है। लेकिन अभी भी हमें, मेरा ख्याल है ये शायद हम सब करते ही हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दिस कि 100 करोड़ से ज्यादा का जो मुल्क है उसमें सब पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। और मुझे उम्मीद है, जो मैंने देखा है मेरी इंटरैक्शन से, कि अभी भी वहाँ पे सैनिटी मौजूद है। वो डरते हैं जो भारत में है अपने आप को एक्सप्रेस करने से, और जिस तरह की हमारी आजकल इंफॉर्मेशन की सोर्सेज हैं उसमें उनकी आवाजें दब जाती हैं, लेकिन दे एग्जिस्ट। तो हमें उनसे भी अपील करनी चाहिए कि दे शुड आल्सो शो देयर गवर्नमेंट सैनिटी, बट दे एग्जिस्ट, दोज वॉइसेस इन इंडिया एज वेल। आपका और बाकी तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ये नशरियात यहाँ पर ख़त्म होगी।